पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी, विग्रह राज चतुर्थ 1153 से 1163 ईस्वी की सबसे प्रमुख विजय दिल्ली की थी। इसने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। जयानक उसे कवि बांधव तथा सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा। जयानक ने उसे कवि बांधव तथा सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उनकी पराजय हुई थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल के खालिमपुर लेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतियों सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी तक एक उत्साही बौद्ध था। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। परम सौगत धर्मपाल को कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। पालवंशी शासक देवपाल, जो 810 से 850 ईस्वी तक था, बौद्ध मतानुयायी था। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थीं। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थीं। उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। उसमें 24 अध्याय हैं। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। अल्लाह उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्दी देव परमल यानी कि 1165 से 1203 ईस्वी के सेना नायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुए। चंदेलों और चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंदर बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो तथा जगनिक कृत परमाल रासो के आल्हाखंड से प्राप्त होता है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक ननकू के पौत्र जयसिंह या जेजाक के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। खजुराहो लेख में शासक हर्ष को परम भट्टारक कहा गया है। शासक धंग ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने प्रयाग के संगम में जल समाधि द्वारा प्राण त्याग दिया। प्राचीन काल में पुड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। इस वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। मिहिर भोज प्रथम वैष्णव धर्मानुयायी था। इसने आदि वराह तथा प्रभास उपाधियां धारण की। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। इसके बाद महेंद्रपाल प्रतिहार शासक हुआ।
उसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज 1093 से 1143 ईस्वी के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी। तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल 1143 से 1172 ईस्वी तक, जिसका शासनकाल था, के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। सेन वंश के लेखों से ज्ञात होता है कि वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे तथा उनका आदि पुरुष वीर सेन था। सेन वंश के शासक बल्लाल सेन ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम माहेश्वर, निशंक, शंकर आदि उपाधियां धारण की। इसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 ईस्वी सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जीमूत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जीमूत वाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की। हिमाद्री 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी है। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा राजकार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तक लिखी है। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मर्जरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख बालों मुद्राएं दान में दी थी। परमार शासक वाक्यपति मुंज ने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था। उसने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की। उसके छोटे भाई सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा शाह शांक जैसी उपलब्धियां धारण की। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धार से शासन किया। इनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक समरांगण सूत्राधार है। कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है समरांगण सूत्राधार, जिसे कि राजा भोज ने लिखा है। यह वास्तु शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 83 अध्याय हैं। इसके 31वें अध्याय यंत्र विधान में अनेक यंत्रों का वर्णन है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्त, राज मार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु तथा चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग्देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित है। भोजशाला मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। गोडवहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाक्पति की रचना है। यहाँ पे प्रश्न कोश है। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से, ऑप्शन डी। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा
देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो यहाँ पे उत्तर है सी। सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। क्वेश्चन नंबर 4, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो उन्होंने सारनाथ में बनवाया था। ऑप्शन डी। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। ऑप्शन डी। हमीर महाकाव्यों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 6, आल्हा उदल संबंधित हैं महोबा से। ऑप्शन सी। आल्हा उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्दी देव परमल 1165 से 1203 ईस्वी के सेनानायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनिक कृत परमाल रासो के आल्हा खंड से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। ऑप्शन डी। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो ये जयानक हैं। जयानक पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है अब्दुल रहमान हमीर रासो। ये विकल्प सही नहीं है क्योंकि हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की थी। तो चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो हैं। जगनिक ने आल्हा खंड की है। नरपति नाल ने बिसलदेव रासो की है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना की? तो ये थे तोमर वंश। ऑप्शन सी। 8वीं शताब्दी में दिल्ली का यानी कि दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की थी। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। क्वेश्चन नंबर 11, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। ऑप्शन बी। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक ननकू के पौत्र जयसिंह या जेजाक के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। क्वेश्चन नंबर 12, धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का शासक था? तो ये थे जेजाक भुक्ति के चंदेल थे। ऑप्शन ए। जेजाक भुक्ति के चंदेलों में धंगदेव सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा हुआ। वह वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर का त्याग किया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर है 3214 यशोवर्मा, धंग, विद्याधर और फिर कीर्तिवर्मन। ऑप्शन ए। विकल्प में दिए गए शासकों का लगभग कालानुक्रम है। यशोवर्मा 930 से 950, धंग 950 से 1012, विद्याधर 1019 से 1029 तथा कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया है? तो परमार राजा भोज ने बनवाया है। ऑप्शन सी। परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। भोज ने अनेक पुस्तकों की रचना की। इनकी रचनाओं में सरस्वती कंठ भरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृतिक व्याकरण और कुर्म शतक, श्रृंगार मंजरी आदि उल्लेखनीय हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पुड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। तो ये थी ऑप्शन ए उत्तर बंगाल में। प्राचीन काल में पुड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र, सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था।
क्वेश्चन नंबर 16, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये था बिहार में, ऑप्शन बी। उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने? तो ये है धर्मपाल, ऑप्शन सी। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 19, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो धर्मपाल ने की थी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये है धर्मपाल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? तो पाल वंश, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये थे धर्मपाल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। धर्मपाल ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो ये हैं ऑप्शन बी, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 25, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो ये है बिहार, ऑप्शन सी। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्वानों में रक्षित, जेतारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। निम्नलिखित में से किन राजा और राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो यहाँ पे राजाओं के नाम हैं हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल। तो यहाँ पे इसका उत्तर है दूसरा और चौथा, गोपाल और नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। पाल वंश के संस्थापक गोपाल व पल्लव शासक नंदीवर्मन, पल्लव, मल्ल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खलीमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों यानी कि सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश की एक शाखा के राजकुमार नंदीवर्मन, पल्लव मल्ल को शासक के रूप में चुना था। यह हिरण्यवर्मा का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो यहाँ पे है तक्षशिला, ऑप्शन सी। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा और सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक और बौद्ध विद्वान वसुबंधु चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक और धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। 5वीं सदी के मध्य में गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए।
पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के काल में उदंतपुर में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ये था शिक्षा का केंद्र नालंदा था, विक्रमशिला था और उदंतपुर था, तक्षशिला नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो ये है दंतीदुर्ग, ऑप्शन बी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने की। दंतीदुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो ये हैं दंतीदुर्ग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, ऑप्शन ए। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद III उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। क्वेश्चन नंबर 31। महानतम प्रतिहार राजा थे? मिहिर भोज, ऑप्शन सी। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था, जिसका शासनकाल 770 से 810 तक था। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था। इसका शासनकाल 885 से 910 तक रहा। जबकि हर्ष पुष्यभूति वंश का शासक था और इसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 32। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो ये मिहिर भोज की थी, ऑप्शन सी। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था। उसने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थीं। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रमानुसार संयोजित करें। तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए, हम सीधा उत्तर देखते हैं इसका। यहाँ पे बी आप ऑप्शन सही था। शासकों का सही कालक्रम इस तरीके से है। वत्सराज 775 से 800 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय 800 से 833, उसके बाद आते हैं महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 और फिर महीपाल 912 से 944। अतः विकल्प भी यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो ये है भरत्र भट्ट प्रथम। बाकी लोग नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम और देवपाल गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। देखते हैं। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। इस वंश के अन्य शासकों में वत्सराज 775 से 800, नागभट्ट द्वितीय 800 से 833, मिहिर भोज प्रथम 836 से 885, महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910, फिर देवपाल 948 से 49 इत्यादि आते हैं। इस वंश के शासकों में भरत्र भट्ट प्रथम का नाम नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 35। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? तो ये कुमारपाल, ऑप्शन बी। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल 1143 से 1172 ईस्वी के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये हैं लक्ष्मण सेन, ऑप्शन डी। लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 37। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? तो ये है सेनों द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो ये हैं ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जिमूत वाहन, ऑप्शन सी।
विज्ञानेश्वर हेमाद्रि जिमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जिमूतवाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की। हेमाद्रि 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी और राज्य कार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तक लिखी। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की। क्वेश्चन नंबर 39, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम दोनों के दरबार से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन बी और सी। यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं राजवंश और राजधानियों की, इसको मैच कराते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिरभोज था। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। तंजौर चोलों की राजधानी थी। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सियक द्वितीय था। परमारों की राजधानी धारा थी। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुलीन राजपूत थे। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकियों की राजधानी अहिलवाड़ा थी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? कितने सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। विकल्पगत राजाओं में ननकू चंदेल वंश का संस्थापक था। ननकू चंदेल वंश का संस्थापक। जय शक्ति भी चंदेल वंश का शासक। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है और भोज परमार वंश का शासक है। क्वेश्चन नंबर 42, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन ए। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल लेख में हुआ है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। क्वेश्चन नंबर 43, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो ये थे पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। 2, 3, 4 ऑप्शन सी। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तक मगध का था। इसे महोदय, महोदयश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो ये प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। चोल इसमें नहीं है। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल थे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज का पुराना नाम है महोदया। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो ये है कन्नौज। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो ये है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक ध्रुव का उत्तराधिकारी था। दक्षिण भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उपरांत उसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। अपने उत्तर भारत अभियान के क्रम में गोविंद ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था।
गोविंद की इस विजय का उल्लेख संजय तथा राधनपुर ताम्रपत्र में किया गया है। ध्यातव्य है कि गोविंद तृतीय से पूर्व राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने अपने उत्तर भारत अभियान के क्रम में गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर है और वर्तमान अवस्थिति है। कोल कोइल अलीगढ़ में है और महोत्सव नगर महोबा में, महोदय श्री कन्नौज और जिजाक भुक्ति जो कौशाम्बी है ये है बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेल इस प्रकार हैं: कोल और कोइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज और जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने खंभात की तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ये जय सिंह सिद्धराज थे। जय सिंह सिद्धराज, ऑप्शन बी। गुजरात का चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख बालोम यानी कि मुद्राएं दान में दी थीं। क्वेश्चन नंबर 50, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक 10वीं शताब्दी ईस्वी के प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी कनकपाल माना है, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर उपेंद्र अथवा कृष्णराज है। क्वेश्चन नंबर 51, राजा भोज ने शासन किया है धारा पर? ऑप्शन बी। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धारा में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धारा से शासन किया। भोज की मृत्यु के पश्चात विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा: अद्धधारा, निराधारा, निरा लंबा सरस्वती, पंडिताः खंडिताः सर्वे भोज राजे दिवंगते। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ये है भोज, ऑप्शन ए। परमार वंशीय शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक युक्ति कल्पतरु तथा समरांगण सूत्रधार है। भोज ने युक्ति कल्पतरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। भोज ने युक्ति कल्पतरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राज मार्तंड, विद्या विनोद तथा चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राज मार्तंड, विद्या विनोद और चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रारंभ में आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए माना था, परंतु अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी कर दिया है, गोविंद राज आंसर। यानी कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन बी गोविंद राज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 53, भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी हैं भगवती सरस्वती, ऑप्शन डी। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित हैं। ध्यातव्य है कि भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो उपेंद्र थे, मुंज थे, उदयादित्य थे, लेकिन गांगेय देव नहीं थे, ऑप्शन सी। गांगेय देव कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। उपेंद्र, मुंज या उदयादित्य ये सभी परमार वंशी शासक थे। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और यहाँ पे क्षेत्र हैं, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है ये बताना है।
बोध गया, खजुराहो बुंदेलखंड और तिरुपति रायलसीमा। दूसरा और पांचवा यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। बाकी मैच इस तरीके से देखते हैं। बोध गया बिहार में है, खजुराहो बुंदेलखंड में, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश में है। 56 क्वेश्चन, गौड़ वहो के रचयिता थे। गौड़ वहो के रचयिता है वाकपति। गौड़ वहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 57, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र वाटर व्हील के लिए अर्घट्टा शब्द है। ऑप्शन सी। मध्यकाल में अर्घट्टा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र वाटर व्हील था। क्वेश्चन नंबर 58, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। सुल्तान जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन। ऑप्शन डी। अकबर के समान धर्म सहिष्णु तथा सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 59, कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो वो शाही खान था। शाही खान। ऑप्शन डी। 420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खान जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये न्यायदेव थे। ऑप्शन ए न्यायदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव 1097 से 98 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। न्यायदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरौगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 98 से 1325 ईस्वी तक था। मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है ये समय। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह थे। ऑप्शन ए। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव या हरि सिंह थे 1284-85 से 1325 तक। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे हरि सिंह। क्वेश्चन नंबर 62, कुरुशपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कुरुशपाल नाम गांव से सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में रचित यह अभिलेख 39 पंक्तियों का है। इसमें सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान का विवरण प्राप्त होता है। कुरुशपाल गांव में सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ है।